हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा बिहारी पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के एसएसटी को सिलेबस, और बाकी सिलेबस भी आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवाया जाएगा। फिलहाल हम भी एसएसटी के सिलेबस से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एसएसटी का पहला वीडियो है। इसमें हम एसएसटी में ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे खंड क को। इसके दो खंड हैं, एक आपका खंड क है, एक आपका खंड ख है। दो खंड पढ़ना है आपको इस सिलेबस के अंदर, दो खंड पढ़ना है। दो खंड में आपको इसे फर्स्ट इकाई पढ़ना जो है, इकाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको 6 इकाई खंड क में पढ़ने हैं। जो पहला इकाई जो है वो आपका भारत, संसाधन एवं उपयोग है। दूसरा है आपका कृषि। थर्ड है निर्माण उद्योग। ठीक है, उसके बाद है परिवहन, संचार एवं व्यापार। पांचवा है बिहार से रिलेटेड पढ़ना है, बिहार, कृषि एवं वन संसाधन। और छठा इकाई है मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन। उसके बाद खंड ख में हम क्या पढ़ेंगे, खंड भी ख में भी आपका 6 इकाई पढ़ना है। इकाई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपको 6 इकाई इसमें ही पढ़ना है। एंड टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक आपदा, इसका सामान्य परिचय इसमें पढ़ने हैं आपको। इसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें आपको पढ़ना है बाढ़ के बारे में और सुखाड़ के बारे में। उसका थर्ड इकाई है, फिर से वही है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें आपको पढ़ना है भूकंप को और सुनामी को, भूकंप और सुनामी। इकाई 4 में आपको पढ़ना है जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन। इकाई 5 में आपदा काल में आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और इकाई 6 में आपको पढ़ना है आपदा और सहअस्तित्व। ठीक है, इस तरह से 6 इकाई खंड क में 6 इकाई खंड ख में पढ़ना है। आज इकाई हम 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत को पढ़ेंगे, उसके संसाधन और संसाधन क्या क्या उपयोग है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमने चैप्टर का डिस्कशन कर लिया, क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और वीडियो में हम लोग धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज को देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए पहले हम जानते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन जिसको हम इंग्लिश में रिसोर्स भी कहते हैं। क्या करते हैं? रिसोर्स करते हैं। जानते हैं क्या होता है? तो हम जानते हैं वे सभी जैविक एवं अजैविक, वे सभी जैविक एवं अजैविक वस्तुएं जो मानव की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। ठीक है? वे सभी जैविक और अजैविक वस्तुएं जो मानव की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन मतलब रिसोर्स। ठीक है? यानी जिन वस्तुओं का यूज करके, उसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अब अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमें जिसकी कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं, वे सभी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है? जैविक है और अजैविक है। जैविक का कहने का मतलब है कि वैसी वस्तुएं जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना, जो लिविंग थिंग्स उन्हें जैविक कहा जाता है, जो नॉन लिविंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैविक वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण स्वरूप देखें हम, तो हो गया आपका पेड़ पौधे, जानवर, भूमि, मानव एक संसाधन है, जल इत्यादि। ये सभी चीजें जो है आपके संसाधन के अंतर्गत आती है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे संसाधन का इतिहास। तो संसाधन का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ही पृथ्वी पर संसाधन जो है जमा होते चले गए हैं। पुराने काल में संसाधन पृथ्वी के अंदर जमा तो थे, लेकिन इनके उपयोग नहीं थे, क्योंकि मानव इसका उपयोग जानता नहीं था। तकनीक के अभाव में मानव इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में इन प्रकार की तकनीकें विकसित होने के कारण जो है आज हम लोग कई प्रकार के चीजों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और कुछ संसाधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है? तो हम जानेंगे संसाधन का महत्व। संसाधन क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर? ठीक है? तो पहला संसाधन का महत्व क्या हो जाएगा? संसाधन मानव की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है? इस तरह और हम देख सकते हैं मानव संसाधनों का उपयोग कर अपनी कार्य कुशलता को और विकसित करता है। साथ ही और महत्व क्या हो सकता है हम जान सकते हैं
मानव संसाधनों का उपयोग कर अपने कार्य को सुगम बनाता है। मानव जो है अब संसाधनों का उपयोग कर क्या करता है, अपने कार्यों को सुगम बनाता है। संसाधन किसी भी देश या राष्ट्र का मेरुदंड होता है। मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन। किसी भी देश का क्या होता है, मेरुदंड होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं संसाधन किसी भी देश या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का, ये भी कहा जा सकता है। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं संसाधन किसी भी देश या राष्ट्र के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संसाधन की उपलब्धता किसी देश को विकसित संसाधन की उपलब्धता किसी देश को विकसित या अविकसित होने का दर्जा प्रदान करता है ना। ये हमारे सभी क्या संसाधन का महत्व है। संसाधन क्या होते हैं, देखिए संसाधन की उपलब्धता है। किसी देश के अंदर अच्छे संसाधन होते हैं तो उस देश को विकसित माना जाता है ना। जैसे देखिए अमेरिका को, जापान को, ये सब देशों के पास संसाधन बहुत हैं, है ना। तो ये देश विकसित है। हमारा देश भारत, जिसको हम अविकसित तो नहीं कहेंगे बल्कि हमारा देश विकासशील देश, जो विकास की ओर अग्रसर है ना। उसके और भी बहुत सारे दुनिया का देश हैं जो विकसित हैं और अविकसित हैं। किसके आधार पर, तो संसाधन की उपलब्धता के आधार पर। जिनके पास संसाधन अच्छे हैं, अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, वे देश विकसित हैं, विकसित हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार के उनके यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वही देश जहाँ जिसके पास संसाधनों की कमी है, वो देश अविकसित की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह और भी देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा मैंने, है ना। तो संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। अगर किसी देश का संसाधन जो है कम हो तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और हमने लिखा है मानव संसाधनों का उपयोग करके अपने कार्य को सुगम बनाता है ना। हम कई तरह के संसाधनों का उपयोग करके हम लोग अपने कार्य को सुगम बनाते हैं। जैसे अभी हम जो है वीडियो बनाने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। तो एक तरह का संसाधन है जिसके कारण जो हो रहा है हम आसानी से आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से बता पा रहे हैं। वही है मानव संसाधनों का उपयोग अपने कार्य कुशलता को और विकसित करता है ना। संसाधन से ही संसाधन विकसित होते हैं। एक संसाधन का उपयोग कर दूसरे संसाधन को विकसित किया जाता है। यानी मानव जो है उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करता है और अपने कार्य को और अच्छे से विकसित करता है। और मानव संसाधन जो है आप देख सकते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। मानव जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो संसाधनों के द्वारा ही पूर्ति होती है उसकी। ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट थे, गूगल बेटा कहेंगे उनको, जिन्होंने कहा था, जिम्मरमैन उनका नाम था। इसको नोट में लिखेंगे, आप लोग याद रखेंगे। जिम्मरमैन उनका नाम था। जिम्मरमैन के अनुसार क्या है,
संसाधन होते नहीं बनते। क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। प्रकृति में बहुत तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उनका कोई उपयोग न किया जाए तो सभी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी, है ना। लेकिन जब वस्तुओं का उपयोग होगा तो वस्तुएं क्या होंगी? संसाधन होंगी। इसीलिए जो है हम इस बात का ध्यान रखना होगा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। एक बात और हम लिखेंगे नोट में ही कि संसाधन जो होते हैं, संसाधन से ही संसाधन बनाए जाते हैं। यानी संसाधन से ही संसाधन बनाया जाता है। एक संसाधन का उपयोग करके दूसरे संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इन सबका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। वैसे तो संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, लेकिन एक सामान्य रूप से हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, संसाधन जो होते हैं मूल रूप से प्रकृति में दो तरह के हैं। संसाधनों की प्रकार की बात करें तो मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है जो प्राकृतिक है, दूसरा है मानव। पहला क्या है? प्राकृतिक है, दूसरा क्या है? मानव। तो प्राकृतिक में दो तरह की वस्तुएं हैं। एक वैसी वस्तुएं, प्राकृतिक में दो तरह की वस्तुएं जो व्याप्त हैं। एक वैसी वस्तुएं जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी कहने का मतलब है एक वैसी वस्तु उपलब्ध है जिसका एक बार यूज करें और वो खत्म हो गया, उसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। एक दूसरी वस्तु उपलब्ध है जिसका एक बार नहीं बार बार उसका यूज किया जा सकता है। वे वस्तुएं क्या है? नवीकरणीय वस्तुएं। मानव, मानव में देखिए, मानव संरचना एवं संस्थाएं, और दूसरा है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता, इसको दो भाग में बांटा गया है। मानव संरचित, उसकी संरचना कैसी है ना, किस प्रकार का है, किस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और दूसरा है मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है, उसके अंदर गुण कितने हैं। ठीक है, नवीकरणीय भी दो तरह के होते हैं। सतत, जो लगातार मिलते रहते हैं वो। और दूसरा जो होता है वो होता है जैव। सतत ऐसे हवा हो गया, आपका पवन हो गया, जल हो गया, ये सब सतत है। और जैव में क्या हो गया? जीव। जीव दो प्रकार के जैव में, प्राकृतिक वनस्पतियां और आपका वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव। अनवीकरणीय को देखिए, इसको देखें तो ये देखिए, ये दो तरह के हो सकते हैं। पुनः चक्रीय, जो दोबारा बन सकते हैं, और होता है अचक्रीय, इसका चक्र नहीं होता, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, इसे आपका एग्जांपल इसका देखेंगे तो आपका धातु हो सकता है, और इसमें देखिएगा तो आपका जीवाश्म ईंधन होंगे, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, धातु एक बार यूज करेंगे लोहा का, फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, पुनः चक्रण होता है उनका। लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार जल गया उसका कहानी खत्म हो जाता है, इसीलिए क्या है? अचक्रीय, इनका चक्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक संसाधन का सामान्य वर्गीकरण हमने देखा। संसाधन के प्रकार देखे, दो प्रकार के संसाधन के, एक प्राकृतिक है, एक मानव है। प्राकृतिक दो तरह के, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका नवीकरण हो सकता है, उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। अनवीकरणीय वैसे जिनका दोबारा यूज ना हो सके, यानी दोबारा उस तुरंत बनाया ना जा सके।
ठीक है। नवीकरणीय दो तरह के, सतत और जैव सतत, मतलब लगातार मिलते जा रहा है वो सतत है, और एक जैव होता है जो भी मिलता तो है, बार बार बनते हैं, एक जीव मरा तो नया जीव का जन्म होता है। अभी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे उसमें आते हैं, और वन्य जीवन वन में पाए जाने वाले जीव। अनवीकरणीय में जिनका दोबारा बनने में समय लगता है या नहीं बनता है जल्दी, ये भी दो तरह के होते हैं। पुनर्चक्रण, जिनका पुनर्चक्रण द्वारा यूज किया सकता है, जिस धातु है। और जीवाश्म ईंधन में अचक्रिय में देखिए इनका चक्र नहीं होता है, कोई क्या है आपका जीवाश्म ईंधन है। चलिए हम लोग संसाधनों के प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण, तो कहते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, कई आधार पर किए गए हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव, ठीक है। सेकंड है आपका उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, जिनका एक बार यूज हो सकता है या बार बार यूज हो सकता है। जिसको हम नवीकरणीय कहते हैं, नवीकरणीय, और इसको अनवीकरणीय कह सकते हैं या गैर नवीकरणीय कर सकते हैं। अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक यानी ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है निजी, एक होता है आपका सामुदायिक, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और चौथा है आपका विकास की स्थिति के आधार पर। ये भी जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संभाव्य, एक होता है आपका विकसित, एक होता है आपका भंडार, एक होता है संचित कोष। संचित कोष, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है कई आधार पर किया गया, ऐसे कई आधार बनाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं, जैव होते हैं, अजैव होते हैं। उपयोगिता के आधार पर दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। स्वामित्व के आधार पर देख सकते हैं चार प्रकार के होते हैं, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास के स्थिति के आधार पर देखेंगे तो संभाव्य होता है, विकसित होता है, भंडार होता है और संचित को संसाधन होते हैं। अब हम बारी बारी से इन सबको देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन
दो प्रकार के होते हैं। पहला क में क्या होता है, जैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्स, जिसको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। वैसे संसाधन जिनमें सजीवों के लक्षण मौजूद रहते हैं एवं उनकी प्राप्त लक्षण मौजूद रहते हैं एवं वे जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे इसका हम। उदाहरण में क्या हो जाएगा, पहला तो है आपका मानव ही, उसका पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, इनमें सभी चीजें जिनमें जीव व्याप्त है, सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे श्वसन करना, चलना फिरना, है ना, गति करना, ये सभी। दूसरा हमारा अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन क्या है, कहा गया कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण बहुत कुछ हो सकता है। आपकी भूमि हो गई, जल, पवन, चट्टानें, खनिज, इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या था, उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी इनको इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, इनको रिन्यूएबल किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः
प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जाता है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें नवीकरणीय संसाधन, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, पवन आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है? आपके नवीकरणीय संसाधन है। ख नंबर देखेंगे, हमारा क्या था? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जो काफी लंबी अवधि में भौतिक एवं रासायनिक के जटिल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। उन्हें तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर जीवाश्म ईंधन, खनिज इत्यादि, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये सब है, आप इसको नोट करेंगे और इसका या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्थिति क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्या था? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका निजी संसाधन, निजी संसाधन क्या है, या फिर हम उसको निजी संसाधन या फिर इसका एक और नाम है, या इसको व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। वैसे संसाधन
जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण जैसे मकान हो गया, खेत, और क्या हो सकता है? जमीन जायदाद इत्यादि। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत क्या है? तो ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, मान लिया किसी का मकान हो सकता है, एक व्यक्ति का खेत हो सकता है, किसी की अपनी जमीन हो सकती है, जायदाद हो सकता है। ठीक है, उसकी संपत्ति हो सकती है। आइए दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, इस खास समुदाय का अधिकार होता है एवं उनका उपयोग समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ होता है। उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम, मंदिर हो सकता है, मस्जिद, शमशान, कब्रगाह, गिरजाघर, ठीक है। ये सभी स्थल क्या है? किसी खास समुदाय के लिए होते हैं और उनका यूज जो है उन्हीं समुदाय के व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। तीसरा है ग नंबर है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तो कहते हैं कि एक देश के भीतर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन एक देश के भीतर जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं?
आपका उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन को फिर से। एक देश के भीतर, उस देश के बाउंड्री के भीतर जो भी चीज उपलब्ध होता है वो सब राष्ट्र का ही होता है। ठीक है, सरकार उस पर कभी भी अपना अधिग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण एवं निगमन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इनका नियंत्रण एवं निगमन होता है। साथ ही साथ इनके अगर इनका किसी देश को उपयोग करना है तो उनको क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान से सहमति लेने की आवश्यकता होती है। उनके सहमति के उपरांत ही कोई भी देश इन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग एवं उपभोग कर सकता है। इन अंतरराष्ट्रीय ये जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं इनके खास बात है कि इनका उपयोग जो है कोई देश सिर्फ रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए ही कर सकता है, बाकी अन्य किसी भी चीज के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 4 नंबर, विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था हमारा, जिसको हमने कहा था संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद रहते हैं एवं भविष्य में उनके उपयोग की संभावना होती है। उन्हें संभाव्य संसाधन, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालय के क्षेत्र में जो खनिज पाए जा रहे हैं वो संभावित संसाधन है, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनका उपयोग किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन
वर्तमान में उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में उसके उपयोग की संभावना बनी रहती है, वैसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। राजस्थान एवं गुजरात, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन इत्यादि, ठीक है। इसमें बॉम्बे का भी क्षेत्र है, वो भी हो सकता है। हाँ, पवन एवं सौर ऊर्जा, ठीक है। ख नंबर देखेंगे, संभाव्य हो गया। दूसरा क्या होगा हमारा, विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग किया जा रहा है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम इसका, तो वर्तमान में उपयोगी सभी संसाधन, वर्तमान में उपयोगी सभी संसाधन विकसित संसाधन हैं। ग में आइए, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन में आएंगे तो भंडार संसाधन क्या होता है देखेंगे हम लोग। वैसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध रहते हैं एवं वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। क्या है, वे प्रकृति में उपलब्ध तो होते हैं लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम होते हैं। तकनीक के अभाव में इन्हें भंडार संसाधन का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये उपलब्ध तो होते हैं लेकिन जैसे हमारा है जल, तो जल में क्या होता है, जल में होता है आपका H2O होता है। इसमें दो यौगिक हैं हमारे, हाइड्रोजन के यौगिक हैं और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के यौगिक हैं और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। तकनीक के अभाव में जो है इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। अगर जल से हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो काफी मात्रा में हमें ईंधन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। घ में आइए,
संचित कोष संसाधन, ये भी एक तरह के भंडार संसाधन ही होते हैं। संचित कोष संसाधन ये भी भंडार संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तकनीक के आधार पर तकनीक के आधार पर इन्हें उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये संचित को जो होते हैं भंडार संसाधन होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, तकनीक के आधार पर इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नदी जल, जो जल विद्युत के लिए इसका उपयोग होता है बांध बना करके, है ना। तो आज हमने देखा क्या, फर्स्ट चैप्टर में इकाई 1 में ये पहला पार्ट का वीडियो है। अगले पार्ट का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगले दिन। तो हमने क्या देखा आज, चैप्टर 1 को देखा। आज इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, जो हमने पूरे देखा क्या क्या हमें पढ़ना है। और हमने देखा संसाधन के क्या किसे कहते हैं, संसाधन के महत्व, संसाधन के क्लासिफिकेशन को देखा हमने। 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखा, एक सामान्य रूप से देखा क्लासिफिकेशन, और एक कई आधारों पर क्लासिफिकेशन देखा। उसमें कई तरह के देखें। ये हमारा था, देख लीजिए, विकसित भंडार, संचित कोष, संभाव्य संसाधन, जो कि हमारा विकास की स्थिति के आधार पर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो के साथ आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए और उन्हें पढ़ने का मौका मिले। चलिए, आज तक इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।